डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको आइसो प्रोडक्ट कर्व की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी कि सम उत्पाद वक्र की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। पहला है कि समोत्पाद वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता है। समोत्पाद वक्र की परिभाषा के अनुसार इस वक्र की का प्रत्येक बिंदु फर्म के एक समान उत्पादन स्तर को बतलाता है। यदि एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो निश्चित रूप से उत्पादन स्तर को स्थिर बनाए रखने के लिए दूसरे उत्पत्ति के साधन की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। यही कारण है कि समोत्पाद वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है और ऋणात्मक ढाल को बतलाता है। तो आप देखिए कि जब हम साधन x में वृद्धि कर रहे हैं तो y में कमी आ रही है। जब y में कमी आएगी तो क्योंकि आपको बराबर उत्पादन करना है तो एक साधन में वृद्धि करेंगे तो दूसरे में कमी आएगी और a और b पर समोत्पाद वक्र के कारण दोनों पर समान उत्पादन प्राप्त होगा। दूसरा है कि ऊंचा समोत्पाद वक्र ऊंचे उत्पादन स्तर को बताता है तथा समोत्पाद वक्र पर निचले उत्पादन स्तर को बताता है। इस विशेषता को चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। बिंदु A समोत्पाद वक्र IP1 पर है जिसका उत्पादन साधन X की OX1 मात्रा तथा साधन Y की OY1 मात्रा से किया जा रहा है। बिंदु B जो ऊंचे समोत्पाद वक्र पर है का उत्पादन साधन X की OX2 मात्रा तथा साधन Y की OY1 मात्रा से किया जाता है। देखिए, समोत्पाद वक्र में हम ये कहते हैं कि जो ऊंचा स्तर है IP1 से IP2 अधिक उत्पादन को बतलाता है। अधिक समोत्पाद वक्र जो ऊंचा वक्र होगा वो अधिक उत्पादन को प्राप्त बतलाएगा। A पर आप देखिए कि OX1 और OY1 उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया गया, जबकि B पर OX2 और OY1 का प्रयोग किया गया। तो जब हम एक साधन में वृद्धि कर रहे हैं और दूसरे साधन में कोई कमी नहीं कर रहे तो इससे स्पष्ट होता है कि A और B पर A की अपेक्षा B पर अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। स्पष्ट है कि दोनों बिंदुओं की प्राप्ति में साधन Y की मात्रा OY1 स्थिर है, जबकि बिंदु B के संयोग में साधन X की मात्रा X1 X2 अधिक है। ऐसी दशा में बिंदु B पर X साधन का अधिक प्रयोग होने के कारण बिंदु A की तुलना में उत्पादन अधिक होगा। बिंदु B ऊंचे समोत्पाद वक्र पर है जिससे स्पष्ट होता है कि ऊंचा समोत्पाद वक्र ऊंचे उत्पादन स्तर को बताता है। जब हम एक साधन में वृद्धि करेंगे और दूसरे साधन में कोई कमी नहीं करेंगे तो स्पष्ट है कि वो अधिक उत्पादन बतलाएगा। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि A की बजाय B IP1 की बजाय IP2 अधिक उत्पादन को दर्शाएगा। तीसरा पॉइंट आता है, दो समोत्पाद वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। दो समोत्पाद वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि एक बिंदु पर दोनों का उत्पादन स्तर बराबर होगा वो संभव नहीं है। हमेशा हमने आप ये पढ़ा है कि जब IP1 से IP2 अधिक उत्पादन दे रहा है तो यदि वो एक बिंदु पर जब आपस में एक दूसरे को काटेंगे तो वो समान उत्पादन देंगे। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि IP1 और IP2 बराबर हो जाएं? इसलिए ये संभव नहीं है। एक समोत्पाद वक्र उत्पादन के निश्चित स्तर को बतलाता है। यदि दो समोत्पाद वक्र के काटने की अवधारणा को स्वीकार कर लिया जाए तब इसका अर्थ है कि कटान का बिंदु दोनों समोत्पाद वक्र में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब बराबर है। तो जब बराबर हो जाएगा तो ये कैसे संभव हो सकता है?
तो चौथा आता है समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होते हैं, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। कॉन्वेक्स क्यों होते हैं? समोत्पाद वक्र के इस गुण को नीचे दिए चित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। स्थिति A1 जो फर्स्ट डायग्राम बनाया गया है, समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होते हैं, कॉनकेव होते हैं। आप ये देखिए, जब आप चश्मे का ग्लास की बात करते हैं तो उसमें दो तरीके के ग्लास होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। जो पहली डायग्राम में स्थिति है वो कॉनकेव की स्थिति है, मूल बिंदु के तरफ से वो उठा हुआ है। तो जो बढ़ती हुई सीमांत तकनीकी प्रतिस्थापन दर को प्रदर्शित करता है, अर्थात AF जो दिखाया गया है वो लेस देन BG, लेस देन CH और लेस देन DI है। स्थिति 2 में समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर है, कॉन्वेक्स है, ढलान किधर की तरफ है? मूल बिंदु की तरफ है, जो घटती सीमांत तकनीकी प्रतिस्थापन दर को प्रदर्शित करते हैं। AF इज ग्रेटर देन BG इज ग्रेटर देन CH इज ग्रेटर देन DI। तो ये बतला रहा है कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। और इसके बाद ये स्थिति आती है कि तीसरी स्थिति आती है कि समोत्पाद वक्र एक सीधी रेखा में है जो x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। इस दशा में सीमांत तकनीकी प्रतिस्थापन दर स्थिर है, अर्थात AF इज इक्वल टू BG इज इक्वल टू CH इज इक्वल टू DI। हमें ज्ञात है कि समोत्पाद वक्र की अवधारणा घटती हुई सीमांत तकनीकी प्रतिस्थापन दर पर आधारित होती है, अतः समोत्पाद वक्र सदैव मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हम हमेशा ये कह रहे हैं कि तकनीकी स्थिर समान होनी चाहिए या घटती हुई होनी चाहिए। हमेशा प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होगी, तो जब प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होगी तो वो कौन सी स्थिति होगी? उन्नतोत्तर होगी। जो मैं आपको सेकंड स्थिति में बता रही हूँ कि सेकंड स्थिति में क्या है कि AF is greater than BG is greater than CH and is greater than DI। तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन पाया जाता है, ना कि कॉन्वेक्स कॉनकेव और ना ही सीधी रेखा दर्शाती है। तो ये आपका आता है विशेषता में कि हमेशा कौन सी स्थिति रहती है? कॉन्वेक्स की स्थिति रहती है। पांचवा बिंदु है कि समोत्पाद वक्र कभी अक्षों को स्पर्श नहीं करते, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कभी स्पर्श नहीं करते, क्योंकि हम हमेशा परिभाषा में भी ये कह रहे हैं कि उत्पत्ति के दो साधनों का प्रयोग करने के पश्चात जो उत्पादन प्राप्त हो रहा है उसकी गणना हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो यदि हम एक्स अक्ष या वाई अक्ष को पर बिंदु की देखें तो एक्स अक्ष पे यदि वो स्पर्श करेगा तो एक्स अक्ष ही साधन का है, वाई 0 हो जाएगा, और वाई पर यदि करता है तो एक्स अक्ष 0 हो जाएगा, जो कि इसकी जो समोत्पाद वक्र को स्पष्ट नहीं करता है। तो समोत्पाद वक्र उत्पत्ति के दो साधनों के विभिन्न संयोगों से उत्पादित स्थिर उत्पादन मात्रा को सूचित करता है। यदि समोत्पाद वक्र अक्षों को स्पर्श करता हुआ मान लिया जाए तब इसका अभिप्राय है कि बिंदु A तथा बिंदु B केवल उत्पत्ति का साधन प्रयोग एक उत्पत्ति का साधन प्रयोग किया जा रहा है, किंतु समोत्पाद वक्र की अवधारणा में दो उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग आवश्यक है। अतः स्पष्ट है कि समोत्पाद वक्र कभी अक्षों को स्पर्श नहीं करते हैं। जैसा कि चित्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि IP1 और IP2 में यदि हम A और B को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है
कि केवल x अक्ष का ही प्रयोग हो रहा है b पर और y a पर y अक्ष का ही प्रयोग हो रहा है। तो इसमें दो उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए ये स्थिति कभी भी देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरीके से आइसो प्रोडक्ट कर्व का अध्ययन हम विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।